हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई शेर रोहित कुमार मौर्य और मैं जो है कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बेसिक केमिस्ट्री में जो है आपको आज पढ़ाऊंगा उपसह संयोजी बंध के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इसके पहले मैं जो है बहुत सारे कार्बनिक अणुओं का जो है जैसे CHO, HCHO, CH3CHO, HCOOH और CH3COOH, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब का बॉन्ड बनाना मैंने सिखाया है। और बॉन्ड बनाना आप सीख गए हैं। इसके बाद आपको जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको जो है अगर आपने बॉन्ड बनाना सीख लिया है तो आपको अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप उतना बेहतर तरीके से घर पे रिवाइज करें। उसके बाद दो और हैं, बस दो, एक P4 है, एक SH है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनवाऊंगा जो कि एक प्रकार का सहसंयोजी अणु है। क्यों? समान प्रकार के परमाणु हैं तो इसको जो है सहसंयोजी अणु नाम दे सकते हैं आप, नाम दिया जाता है। इसको पढ़ाने के बाद मैं लिखाऊंगा सहसंयोजी अणुओं के कुछ गुणधर्म के विषय में। उसके बाद आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो ध्यान दें आप, मैं क्या बात कर रहा हूं। मुझे आज आपको बनवाना है P4, जिसको बोलते हैं लाल फास्फोरस, बड़ा क्रियाशील होता है। रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, इसका संरचना बनवाना है मुझे आपको। और एक बनाना है S8, इसका नाम है ठोस सल्फर, सॉलिड सल्फर। सल्फर जो है इसी रूप में स्थायी होता है। सल्फर S6 के रूप में भी पाया जाता है, लेकिन उसका स्थायी रूप क्या होता है? S8 होता है। ठीक है, तो ध्यान दें P4, इसको लाल फास्फोरस कहा जाता है। ये जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, संरचना होती है, मैं लिख दे रहा हूं नीचे, काइट लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो संरचना होती है वो पतंग की तरह बनती है, पतंग की तरह। और इसका भी मैं बनाऊंगा। इसका बनता है, इसके दो स्ट्रक्चर संभव हैं। इसकी जो है दो संरचनाएं संभव हैं। कौन कौन सी भाई? एक होता है क्राउन शेप्ड, क्राउन का मतलब सेहरा, ताज। एक होता है क्राउन शेप्ड होता है, एक होता है रिंग लाइक, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग का मतलब अंगीठी की तरह, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्राउन शेप को मानता हूं, मैं मानता हूं, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको बनवाता हूं P4 का स्ट्रक्चर। P4 में जो फास्फोरस है, आप देखें फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5, बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस को 8 करने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे, जिससे क्या बनाएगा? 3 बॉन्ड बना लेगा। बाकी इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जिसको लोन पेयर कहेंगे। आप क्या कहेंगे? लोन पेयर। 3 बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसको 8 करने के लिए कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 बच जाएगा, जिसे एक लोन पेयर कहते हैं। देखो कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे बनता है पतंग की तरह। P, ऐसे P लगा दें आप। और फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड होने चाहिए, ऐसा बनता है। और प्रत्येक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ रख दें, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। हर फास्फोरस के पास 3 बॉन्ड है, तो मैं लिख सकता हूं टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर। एक पेयर, एक के पास 3 है तो 4 है, 12 हो जाएगा। और टोटल लोन पेयर, जो टोटल लोन पेयर होगा वो होगा 4।
अब मैं इसका बनाऊं, सबसे पहला जो एग्जांपल होगा वो होगा क्राउन शेप्ड। क्राउन शेप्ड, क्राउन शेप्ड में आप देखो, बस सल्फर के विषय में थोड़ी जानकारी जान लें आप कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से क्या हुआ, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बाकी 4 बचेंगे। 2 लोन पेयर बनाएगा और दो लोन पेयर रहेगा और 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे। कैसे बनता है ध्यान दिया, ऐसे बनता है एस क्राउन शेप, देखिएगा ऐसे बनता है। एक ऐसा रखें आप, ये ऐसा क्राउन की तरह बन गया है। इसके बाद लोन पेयर देखें आप, 2 लोन पेयर रख दें, ये ऐसा रख दें आप। एक क्या बनता है, रिंग लाइक कैसे बनता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर की बात करूं, रिंग लाइक, तो रिंग लाइक में ऐसा बनाना है आप, गोला बनाना इसे, ध्यान दिया, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे बनाया आप। मैं रेड से बनाता हूं, थोड़ा डिफरेंस रहेगा ना, ऐसे बना लें आप, ऐसे रिंग की तरह थोड़ा सा, ये बन जाओ भाई रिंग की तरह। बाकी इसमें 8 सल्फर व्यवस्थित कर दे, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सल्फर लगा दें आप, ठीक है। बाकी हर ये बॉन्ड है, बता देना, ये एक बॉन्ड दिखा रहा है, ऐसे बना सकते हैं। या इसी स्ट्रक्चर का एक और फॉर्म है, रिंग लाइक है ये। रिंग लाइक को आप ऐसे चाहे बनाइए, आसानी के लिए बता रहा हूं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। कैसे, मैं ऐसे लिख रहा हूं, जगह मिलेगा कि नहीं, देखता हूं पहले आ रहा है कि नहीं। आ तो रहा है, मैं इसको ऐसे बना देना, मेरे पास जगह ना होने की वजह से ऐसे बनाया, आप ऐसे खड़ा करके बनाइएगा। ऐसे बना सकते हैं, टोटल बॉन्ड लोन पेयर सब लगा, 2 लोन पेयर, 2 इधर, 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 2 इधर। तो आप देख क्या पा रहे हैं, टोटल बीपी बॉन्ड पे लिख रहा हूं सीधा, टोटल बीपी यस 8 में पूरा मिला के, इन यस 8 टोटल बीपी बॉन्ड पेयर 8 दूनी 16, और टोटल लोन पेयर एलपी वो भी 16 होगा। टोटल बॉन्ड पेयर भी 16 रहेंगे, बॉन्ड वाइट 16 बना है, टोटल लोन पेयर भी क्या रहेगा 16, आप गिन सकते हैं, लिख लीजिए। घर पे जाके रिवाइज करें आप स्ट्रक्चर को, हाँ। तो आप क्राउन शेप को ही ज्यादा फोकस करें, S8 का। ठीक है, चलिए अच्छा, मिटा दूं मैं, अब लिखाऊंगा क्या,
सहसंयोजी अणुओं के गुणधर्म। सहसंयोजी अणुओं के गुणधर्म, वही 4 हेडिंग यहाँ भी होंगे जो आपने आयनिक में पढ़ा था। मैं एक बार हल्का सा आयनिक यौगिक का रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। हाँ, आप लोग घर से पढ़ के आइए, रिवाइज करें, समझे रटे नहीं आप, आपको समझना है। आपने क्या लिखा था, आयनिक यौगिकों के विषय में आपने क्या पढ़ा है? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में आपने सबसे पहले पढ़ा था भौतिक अवस्था, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपने लिखा था कि आयनिक यौगिक किस अवस्था में होते हैं, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता का। अगला क्या है? क्वथनांक और गलनांक। तो आपने लिखा था आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक अत्यंत उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या पाया जाता है? मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसके पाए जाने की वजह से इनका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। अरे क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो में आपको? इनका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा था जल में घुलनशीलता। तो आपने क्या लिखा था? आयनिक यौगिक अपने जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में इनके जो आयन होते हैं वो गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में इनके आयन गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद आपने लिखा था जल में घुलनशीलता। तो आपने लिखा था आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, या कह सकते हैं ध्रुवीय विलायक, या सीधा लिखना जल में घुलनशील होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। ऐसे नॉर्मली आप रख लेंगे। उतनी ही प्रॉपर्टी की चर्चा यहाँ भी की जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सहसंयोजी अणु में कौन सा बल पाया जाता है? सहसंयोजी अणुओं में कौन सा बल पाया जाता है? तो वान डेर वाल्स बल। और उसमें क्या पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो बहुत मजबूत होता है और ये कमजोर होता है। तो आप हेडिंग क्या करेंगे? सहसंयोजी अणुओं के सहसंयोजी अणुओं के गुणधर्म। सहसंयोजी अणुओं के गुणधर्म। सबसे पहला होगा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। अगला क्या बात करूंगा मैं? क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक। अगला क्या है? जल में घुलनशीलता। नहीं, इसके पहले विद्युत लिखिए, विद्युत चालकता। विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता। अगला क्या है? जल में घुलनशीलता या विलेयता। जल में घुलनशीलता या विलेयता कहना। ठीक है, तो आप क्या लिखने वाले हैं? भौतिक अवस्था। जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, जैसे आयनिक नहीं, सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी अणु कहे। CO2 है कि नहीं सहसंयोजी? CS2 जानते, कार्बन डाइसल्फाइड। जो आपने CS2 बनाया था वो द्रव अवस्था में होता है और CO2 गैस अवस्था में होता है, और आयोडीन वगैरह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप यही बोलेंगे कि सहसंयोजी अणु पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। भौतिक अवस्था मतलब ये किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो सहसंयोजी अणु पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे में क्या,
जैसे आपका आ जाए F2 Cl2 और क्या आ जाए O2 वगैरह H2O2 ये सब ना, O2 आ जाए, CO2 आ जाए, ये सब क्या है, ये सब गैस है कि नहीं सहसंयोजी। इसके बाद आपका एक ब्रोमीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है। इसके बाद जो एसीटोन आप लिखा, आपने एक पढ़ाया था, आपने केरोसिन जानते रहो, जितने भी कार्बनिक होते हैं वो सब सहसंयोजी होते हैं। एक आपका होता है एसीटोन, जिसका आप बनाए हैं CH3CO CH3 था, सिंगल सिंगल C डबल बॉन्ड O था, ऐसा आपने बनाया है, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, किस अवस्था में है, लिक्विड, ETC कर लेंगे। और गैस में, गैस हो या द्रव हो गया। अब ठोस की बात करें तो फास्फोरस वो ठोस होता है, फास्फोरस। इसके बाद क्या होता है S8, ये भी ठोस होता है। इसके बाद आपका आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये सब सहसंयोजी हैं। तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए जो है कि सहसंयोजी अणु पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जानते रहो, नहीं लिखना, वहां नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि क्वथनांक और गलनांक, हेडिंग कर लेंगे क्वथनांक और गलनांक। उसमें क्या लिखेंगे आप, सहसंयोजी अणुओं का क्वथनांक और गलनांक कम होता है, सहसंयोजी अणुओं का क्वथनांक और गलनांक कम होता है क्योंकि इनके बीच या इनमें कह सकते हैं, इनमें लिखो, कमजोर वांडर वाल्स बल। कमजोर, सबसे कमजोर बल यही है, वांडर वाल्स बल पाया जाता है। सहसंयोजी अणुओं में क्या पाया जाता है, कमजोर वांडर वाल्स बल। इसके बाद अगला हेडिंग क्या करेंगे आप, विद्युत की चालकता। क्या हेडिंग करेंगे आप, विद्युत की चालकता। तो लिख लें, सहसंयोजी अणु विद्युत के कुचालक होते हैं, किसी भी अवस्था में, चाहे द्रव अवस्था हो चाहे किसी भी अवस्था में कह सकते हैं। सहसंयोजी अणु विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला हेडिंग करें आप, जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता, तो आप क्या लिखेंगे, सहसंयोजी अणु जल में अघुलनशील, सहसंयोजी अणु जल में अघुलनशील किंतु कार्बनिक विलायकों, वही जो एल्कोहल में घुलनशील होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इतना आप पढ़ेंगे, एक बार से रिवाइज कर लें कि भौतिक अवस्था क्या होती है, कि सहसंयोजी अणु किस अवस्था में पाए जाते हैं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। बस इतना लिखना है। ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको समझने के लिए बताया। अगला क्या लिखेंगे, क्वथनांक और गलनांक। तो उसमें क्या लिखेंगे कि सहसंयोजी अणुओं के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, हाँ उच्च नहीं, बहुत कम होते हैं क्योंकि इनके बीच में कमजोर वांडर वाल्स बल पाया जाता है। अगला क्या लिखेंगे, विद्युत की चालकता। तो सहसंयोजी अणु जो है किसी भी अवस्था में जो है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगला क्या लिखेंगे, जल में घुलनशीलता। तो जो आपके सहसंयोजी अणु होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। अगला हेडिंग क्या करेंगे आप, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, घर पे देखो, आपको उपसहसंयोजी बंध तभी समझ में आएगा
जब आप वो जो पूरा मैं स्ट्रक्चर बनवाया हूँ बहुत बढ़िया से पढ़ के आए, पढ़ के क्या बनाना है 2 से 3 बार, उसके बाद यहाँ आइएगा। अगर उसको बगैर पढ़े यहाँ आते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ठीक है। आप घर से पढ़ के आइए। अगला हेडिंग है उपसह उपसह संयोजी बंध। अंग्रेजी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखो, यह एक, लिखा रहा हूं, यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है, प्रकार का सह संयोजी बंध है जिसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म मैं समझा रहा हूं इसको, इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु न देकर, दोनों परमाणु न देकर केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, ब्रैकेट में लिख दो जिसका अष्टक पूर्ण हो। कौन इलेक्ट्रॉन देगा? जिसका अष्टक पूर्ण हो। एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है जिसका अष्टक क्या हो? पूर्ण हो। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता परमाणु, अंग्रेजी है डोनर एटम तथा साझेदारी ऐसा लिखो, तथा इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले परमाणु को अच्छा पहले लिख लीजिएगा साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्राही परमाणु, अंग्रेजी रिसेप्टर एटम, ग्राही परमाणु कहा जाता है।
इस प्रकार दाता तथा ग्राही, इसका मेन परिभाषा यही है, दाता तथा ग्राही के मध्य बनने वाले बंध को उपसह संयोजी बंध कहा जाता है। जिसे एक शीर्ष वाले अंग्रेजी सिंगल हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिंगल हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको ऐसे दिखाते हैं ना, एक ऐसा होता है ऐसा, जिसकी दिशा दाता से ग्राही की ओर होती है, जिसकी दिशा दाता से ग्राही की ओर होती है। एक बार आप इसको लिखे, फिर मैं समझाऊं। बड़ा खतरनाक है, मतलब पढ़ना खतरनाक है, पढ़ के समझेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। लिखे फटाफट। ध्यान दें आप, इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं समझा रहा हूं इधर। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, जैसे इस सहसंयोजी बंध में क्या पढ़ा है। जैसे मान लीजिए ए और बी परमाणु हैं, दोनों अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, तो ए ने अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बी भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ए अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो बी भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा केस होता है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का युग्म हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दोनों परमाणु दे रहे हैं, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है। जोड़े में तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जोड़ा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दोनों परमाणु ने दिया है मिलकर। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसने दिया है, ए और बी ने दोनों मिलकर दिया है ना। तो यहां इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दोनों परमाणु मिलकर दिए, और जब दोनों परमाणु मिलकर दिए हैं तो इनके बीच में इस टाइप का बॉन्ड बनेगा। और आप ये जानते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे, इसके भी माने जाएंगे, ये कंडीशन आपको पता है। लेकिन यहां जानते हैं क्या होता है कि यहां जो है साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म, ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, साझेदारी हुआ है। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ा दोनों परमाणु नहीं देंगे, एक ही परमाणु देगा। अब वो भी पता होगा आपको कौन देगा, जिसका अष्टक पूरा हो, जिसका अष्टक पूरा हो। हाँ, इसमें एक मैं नोट पॉइंट दिखाऊंगा आपको कि उपसह संयोजी बंध हमेशा सहसंयोजी बंध के बाद बनता है। हमेशा सहसंयोजी बंध के बाद संयोजी बंध
बनने के बाद लिखना, के बाद बनता है। पहले आप समझें, जैसे उपसहसंयोजी बंध में साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देगा, चाहे ए, दोनों इलेक्ट्रॉन चाहे ए दे दे चाहे बी दे दे। हाँ, ये बात है, ये समझे आप लोग कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये चाहे ए ही दे दे बी को, चाहे बी ही दे दे ए को, ठीक है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ भी वही कंडीशन है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी के भी माने जाएंगे, ए के भी माने जाएंगे। दिया तो बी या ए ने है, जैसे ए अगर देगा तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ए का माना जाएगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ए के भी रहेंगे और बी के भी रहेंगे। ऐसे यहाँ होगा, यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रॉन बी द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन जब बात आएगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए के भी माने जाएंगे और बी के भी माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आप लिखा है कि साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही, दोनों परमाणु न देकर एक ही परमाणु देता है, माना दोनों का जाएगा, जिसका अष्टक पूरा हो। अगर कोई भी परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, आप कैसे जानेंगे? कोई भी परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, आप कैसे पता करेंगे कि वो उपसहसंयोजी बंध बनाएगा? तो कोई भी परमाणु पहले सहसंयोजी बंध बना के अपना अष्टक पूरा कर लेगा। कोई भी परमाणु पहले क्या करेगा? सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा, उसके बाद उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। उस अष्टक को मेंटेन रखने के लिए बता रहा हूं मैं कि पहले रटें कि कोई भी परमाणु पहले सहसंयोजी बंध बनाएगा, अष्टक पूरा कर लेगा, और अष्टक पूरा करने के बाद वो कौन सा बंध बनाएगा? उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध में मान लीजिए ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु दाता होता है और ग्रहण करने वाला परमाणु क्या होता है? ग्राही। यहां आप देखेंगे ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है और बी ने ग्रहण किया है। ए आपका दाता है और बी क्या है? ग्राही। दोनों जो देगा इलेक्ट्रॉन वो दाता होगा और जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा? ग्राही। ऐसे यहां जो है दोनों इलेक्ट्रॉन बी दे रहा है और ले कौन रहा है? ए। तो बी आपका दाता होगा और ए क्या होगा? ग्राही होगा, ठीक है। हाँ, इस बंध को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दिया गया, भाई इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे आप? इनमें यही डिफरेंस होगा कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक परमाणु ने दिया है, ऐसा बॉन्ड बनाइए। ये इंडिकेट क्या करता है कि दोनों परमाणुओं ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु ने दिया है तो आप उसको इस तरीका से एरो बनाइएगा। ऐसा मान लो ए ने दिया है बी को, तो आप ऐसा बनाइए। एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है, ये कब यूज होता है? हाँ, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दें। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देंगे तो आपको इस प्रकार का चिन्ह यूज करना है। ये भी दो इलेक्ट्रॉन को दिखाता, ठीक है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले को दाता और ग्रहण करने वाले को ग्राही कहा जाता है। और इस बंध को मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन दोनों देगा एक परमाणु, उस बंध को आप क्या करेंगे? एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है जिसको आप क्या कह सकते हैं? एक शीर्ष वाला चिन्ह। ये एक शीर्ष, एक हेड है इसका, एक शीर्ष वाला तीर कहें आप। तीर का निशान है जिसमें एक शीर्ष है। अगर ये होगा तो ये क्या होगा? दो शीर्ष वाला तीर। एक शीर्ष वाले तीर से दिखाते हैं जिसकी जो दिशा होती है वो दाता से कहाँ होता है? ग्राही की ओर। ऐसा मत समझे, ये एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है, लेकिन नाम दिया गया है उपसहसंयोजी बंध। मॉडर्न में इसको सहसंयोजी बंध ही कहा जाता है, लेकिन अभी आप इतना मॉडर्न नहीं आइए, पहले आप इसको समझ लें, उसके बाद मॉडर्न आइएगा, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, वीडियो कट तो नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कब दे रहा है?
अष्टक पूर्ण होने के बाद, अष्टक पूर्ण होने के बाद अगर ए दोनों इलेक्ट्रॉनों को बी को दे रहा है, ऐसे दे रहा है, तो आप इसको ऐसे दिखाइएगा। ए ऐसे शेयरिंग करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कराएंगे, वही चीज़ है, लेकिन इसको आगे चल के ऐसे बनाते हैं ताकि ये पता चलता रहे क्या बना है आपको। ऐसे बॉन्ड बना दीजिए। अब मान लीजिए बी वही कर ले, बी भी कर सकता है। बी अगर हो, मान लीजिए बी का अष्टक पूर्ण हो जाए, बी अष्टक पूर्ण होने के बाद, अष्टक पूर्ण होने के बाद मान लीजिए ए को दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा, बी और ए के बीच ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। इसका नाम क्या है, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, ये दोनों ही किसे दिखा रहे हैं, ये कौन से बंध है भाई, उपसह साथ में लिखता हूं, उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध। अच्छा देखिए ध्यान से, एक कुछ रट ले कि भाई ये बंध हमेशा ऐसा नहीं, पहले उपसह संयोजी बंध ही बना लेंगे आप। पहले आपको सहसंयोजी बंध बनाना है, अष्टक पूरा करवा लेना है, उसके बाद उपसहसंयोजी बंध बनने के चांस होते हैं, उपसहसंयोजी बंध बनने के चांस होते हैं। ध्यान दें, मैंने क्या बताया इसके पहले कि पहले सहसंयोजी बंध बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर जो है सहसंयोजी बंध बनेगा, अष्टक पूरा होगा, उसके बाद उपसहसंयोजी बंध बनने का चांस आता है। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं कि उपसहसंयोजी बंध जिन यौगिकों में कह दूं, जिन अणुओं में पाया जाता है उन्हें उपसहसंयोजी अणु, उपसहसंयोजी अणु कहा जाता है। जैसे मैं देखिए एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, अभी आपको रटा नहीं है, समझ नहीं पाएंगे आप। O3 है, एक आपका SO2 है, एक SO3 है, एक N2O4 है, एक N2O5 है। इतना बहुत है आपके लिए, 9-10 वालों के लिए बहुत है। हालांकि 9-10 में तो बॉन्ड है ही नहीं। अगर 9-10 वाले बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है इसको समझने में, तो आप इसको ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा काम, लेकिन जानकारी जितना बढ़िया है रहे आपको उतना अच्छा रहता है। ठीक है, जानकारी जितनी अधिक रहे उतना अच्छा रहता है। अच्छा देखिए, इसका नाम ओजोन है, O3 का मैं बना रहा हूं, ओजोन है। तो पहले आपको शेयरिंग करा के सहसंयोजी बंध बनाना है। ये आप देखें O का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, 2 6, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 है। ठीक है सभी ऑक्सीजन के बाहरी कोश में क्या है, 6 है। आपको पता है कि पहले आप 2 ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो। पहले आप क्या करें, 2 ऑक्सीजन के बीच में, 3 का साथ में किससे कराएंगे, अब अगले का बाद में देखेंगे। पहले आप 2 ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दें आप। अब देखो ये 4 इसका बचा, 4 इसका बचा, आप बगल में कर सकते चाहे तो। अब देखो इसका भी 4 4 8, अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा हो गया। अब देखो एक ऑक्सीजन और बचा है, वही प्रॉब्लम करेगा। एक ऑक्सीजन और बचा है और उसके बाहरी कोश में 6 होंगे, उसका भी 6 होगा। वो भी चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वो भी शेयर कर ले इसके साथ में, भाई 2 इसका है तो वो शेयर करके ऐसे उसका भी अष्टक पूरा हो जाए। लेकिन ध्यान दें आप, यहां तक सही घटना है। इसके बाद अगला ऑक्सीजन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दूंगा,
फिर 4 बच जाएंगे। लेकिन आप देखें इस ऑक्सीजन का 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा है, इसका देखें 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा है, लेकिन जो बीच वाला परमाणु उसका देखें 10 इलेक्ट्रॉन। ये अष्टक नियम का जो है विरोध कर रहा है इस समय, अष्टक नियम का पालन करना ही कर रहा है ना। अष्टक नियम का मतलब कुल 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, चाहे साझेदारी के लिए जितना बचे कुल मिला के 8 होना चाहिए। तो ये अष्टक नियम का विरोध कर रहा है। इसी अष्टक नियम को बचाने के लिए, यहां तक ठीक ठाक था, ध्यान दें, इसको मैं पहले गलत बनवा रहा हूं ताकि आप समझ सकें। यहां तक देखें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दें तो 4 इसका बचेगा 4 इसका, यहां तक ठीक है, अष्टक पूरा है। जो अगला ऑक्सीजन आया वहीं से काम गड़बड़ हुआ है। तो जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी ऑक्सीजन के साथ अगला ऑक्सीजन लगा सकते हैं। जो ऑक्सीजन ये जो है अवेलेबल हैं, ये अष्टक नियम को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, खुद अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते, मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। वो तो दे देगा, उसका 2 दिया तो तुरंत ही 8 हो जाएगा, इनका गड़बड़ हो जाएगा। तो इस केस में क्या करता है, ये परमाणु अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे देता है कि भाई 2 लिए रहिए आप, आपका भी है मेरा भी, ऐसा केस चलता है। यहाँ क्या केस चलता है कि एक ऑक्सीजन चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा उसी ऑक्सीजन, वो उसका भी रहेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए दे दिया है, प्लस माइनस वाला बात नहीं, दिया है ऐसे ही कि आपका भी रहे मेरा भी रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप शेयर कर देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उस केस में अगला जो ऑक्सीजन है उसका 6 इलेक्ट्रॉन सेफ बच गया, और यहां साझेदारी में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया, मान लीजिए इसी परमाणु ने दिया, मैं यहां से करूं चाहे यहां करूं, तो यही तो है, साझेदारी के लिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो एक ही परमाणु दे रहा है। बाकी अगले ऑक्सीजन का 6 बचा है, 2 2 4 2 6, यहां भी तो अष्टक पूरा हो रहा है इसका। तो इसको आगे चल के ऐसे बनाते, देखिए ध्यान से, ये गलत स्ट्रक्चर है आपका, ऐसा बनाते, O डबल बॉन्ड O, इसका 4 इलेक्ट्रॉन रख दिया चाहे तो, इसके बाद इसका 2 बचा है, ये इस प्रकार का बंध बना दिया। जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं बॉन्ड नहीं बना, उनको रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखो, ये सहसंयोजी बंध है, कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध, और वो कौन सा बंध है, उप सहसंयोजी बंध, सह संयोजी बंध, और वो क्या है, उप सह संयोजी बंध, उप सह संयोजी बंध, उप सह संयोजी बंध। सहसंयोजी बंध 2 है, उप सहसंयोजी बंध कितने हैं, 1 है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। ऐसे ही मैं एक SO2 SO3 का बनवाऊंगा, बाकी ये सब घर के लिए आप बना के आइए, देखता हूं आप बाकी सब घर पे बना के आइए, घर पे बना के आइए, प्रयास कीजिए। ठीक है, बना के आइए। आप जो है घर पे जो है इन सभी अणुओं के जो बाकी हैं प्रयास कीजिए बनाने का, नहीं तो मैं कल बनवाऊंगा आपको, ठीक है, अगले वीडियो में मैं बनवाऊंगा आपसे कैसे बनता है।